मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त किशन कुमार आपके अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं आज क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूं। तो यह जानते हैं कि जैसे मैं इस समय आपको जो एग्जाम की दृष्टि से है वही मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सके। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है और यह कितने बार पूछे गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं। तो यह क्वेश्चन जो है 2010, 11, 14, 17, 18, 13 और 20 में भी पूछे गए हैं। तो श्योर है कि ये भी आने की संभावना है। तो इस हमारे दृष्टि से तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए अब क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर को हम हल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जो ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मैं आपको इसमें यानी फिगर के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि किसी वैद्युत ध्रुव ए बी के मध्य क्या है, हम मान लेते हैं किसी वैद्युत ध्रुव यानी जो वैद्युत ध्रुव है ए और बी है, यानी ए जो रेखा है ये वैद्युत ध्रुव का है और इसके मध्य जो है बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु जो ओ है इससे क्या है आर मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु क्या है पी है, एक बिंदु पी है, क्या है एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है हमें, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम फिर पुनः मान लेते हैं, पुनः माना कि द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण, यानी जो द्विध्रुव के आवेश है, यानी ये जो द्विध्रुव ए बी के आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः, यानी जो बिंदु P पर है, यहाँ पर देखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या है E1 व E2 है, क्या है E1 और U2 है। तो हम देखेंगे कि बिंदु P के प्रत्येक आवेश से दूरी जो है वह अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यानी जो इनके मध्य, यानी इनके मध्य जो आवेश की दूरी है, आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है क्या है वह अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जितना इसका है जितना इसका भी होगा, यानी प्लस का भी होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये कैसे आता है, मैं पहले इसको हल कर देता हूं, फिर उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो आइए अब हम इधर देख लेते हैं। तो इधर जब हम देखेंगे, मैं पहले पाई खाच लेता हूं क्योंकि मैं अगर लिखने लगता हूं तो इधर उधर टेढ़ा भागता है, इसलिए मैं पाई खाच लिया। तो हम निकाल लेते हैं अब इसको, यानी इस ये हम निकालते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या आया कैसे। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज को मैंने दो भागों में खंडित किया है। तो हमारे पास एक इधर त्रिभुज हो गया है और एक इधर, यानी हमारे पास दो त्रिभुज हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला से इसको हल करूंगा। किसके फार्मूला से, पाइथागोरस। मैं पाइथागोरस के थ्योरम से इसे हल करूंगा। तो पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बराबर रहेगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, एच जो है वह कर्ण है, क्या है कर्ण। मैं हिंदी में एक बार भी समझा देता हूं, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये जो बिंदु P है क्या है लंब है, तो ये लंब है, तो यहां पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा क्या, जो B है वह आधार है, क्या है आधार है, तो ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, और कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूं। तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं बेस, यानी ये बेस है, इसे इंग्लिश में क्या हिंदी में बोलते हैं हम आधार, क्या बोलते हैं आधार।
और ए जो है ए हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, इसे क्या बोलते हैं, लंब, क्या बोलते हैं हम, लंब। और ए जो है हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, क्या है, हाइपोटेन्यूस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। अब हम इन्हीं फार्मूला के माध्यम से इसको हल करेंगे तो हमारा यही अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्या, हम यहां से देखेंगे बिंदु ए से पी तक, यानी जो कर्ण हमारा क्या है, बिंदु ए से लेके पी तक है, तो हम क्या लिखेंगे, एपी का स्क्वायर। फिर अब हम क्या देखेंगे, लंब, तो लंब हमारा कहाँ है, ओ से लेके पी तक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओपी का स्क्वायर। फिर प्लस हो जाएगा, तो हमारा फिर क्या दिया है, आधार यानी बेस दिया है, तो बेस कहां से कहां तक है, ए से लेके ओ तक, तो ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या, यहां पर जो है एपी यानी एपी का स्क्वायर जो है, यहां पर देखेंगे कि हमें कोई भी मान नहीं दिया गया है, क्या, हमारा यहां से जो दूरी है इसका कोई भी मान नहीं दिया गया, तो हम इसको लिख लेंगे एपी का स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या, लंब यानी लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर जो है यानी लंब हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, इसका मान आर दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बराबर के आर के स्क्वायर। फिर उसके बाद हम प्लस लिखेंगे। अब हम देखेंगे आधार, तो हमारे पास जो बेस है यानी आधार जो दिया है वो क्या दिया है, एल, तो यहाँ पर हो जाएगा एल का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। अब हम जब इसको हल करते हैं जो, तो क्या हमारा क्या आ जाएगा, यानी एपी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस स्क्वायर को इधर लाते हैं, यानी इधर जब इसको उठा के लेकर आते हैं, तो हमारा अंडर रूट में हो जाता है, क्या हो जाता है, अंडर रूट में, जो यहाँ पर, यानी अब हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर आया था वो यहाँ पर भी आ गया, यानी हमारे यहाँ जो है सिद्ध हो गया। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर हमारा कैसे आ गया, हम मानते हैं हमारे पास एक सेव है और हम जब उसको आधा आधा पर काटेंगे तो उसका भार भी बराबर होगा, इसीलिए मेरे पास एक त्रिभुज था, उसको मैंने आधा आधा पर तोड़ दिया, तो उसमें क्या हो गया, दो भाग हो गए, और जिसका मान, जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हम तो यहाँ तक बात करते हैं, जब हम यहाँ से लेके यानी बिंदु P से लेके जो वैद्युत क्षेत्र था इसका मान तो अभी ज्ञात हो गया है, क्या हुआ है, हमें ज्ञात हुआ है, परंतु हमें क्या, बिंदु P से अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, क्या निकालना है, बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे E1 के कारण, पहले हम किसके कारण निकालेंगे, E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी हम E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेते हैं। तो E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा Q अपान ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। और यह किसके दिशा में है, जो E1 है वह किसके दिशा में है, वह पीबी यानी पीबी के दिशा में है, किसके दिशा में है, पीबी के दिशा में है, पीबी के दिशा में है। यह क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, E2 के कारण, हमने तो E1 का यहाँ पर देख लिया, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर E2 के कारण निकाल लेते हैं, किसके कारण, E2 के कारण। तो अब हम E2 के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, फिर क्या हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। एक इसके दिशा में है, जो E2 है यानी E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र वह किसके दिशा में है, PA की दिशा में है, इसे क्या लिख सकते हैं, AP या PA की दिशा में लिख सकते हैं।
दिशा में है। यह क्या हो जाएगा, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फिगर में आप देख रहे होंगे जो हमारा इधर का क्षेत्र है वह साइन थीटा है, और जो इधर है यानी इस साइड है वह कास थीटा है। आपने जब मैथ पढ़ा होगा तो उसमें आपको जो इस माध्यम से दर्शाया गया होगा आप इसके बारे में जानते होंगे। तो हालांकि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको देखना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ, तो E1 व E2 यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 में cos थीटा से गुणा करके जोड़ने पर क्या करते हैं हम, इसके बाद E1 यहां से इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं E1 यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 में cos थीटा का गुणा करके जोड़ने पर, क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ने पर। जब हम क्या करते हैं E1 व E2 में cos थीटा का गुणा करके जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा जो इसका व्यंजक है प्राप्त हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या लिखते हैं E1, तो E1 में किसका गुणा किया है मैंने, cos थीटा का, तो cos थीटा। फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं E1 व E2 को जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर E2 को हमने यहाँ पर लिखा, फिर E2 में किसका गुणा किया है, cos थीटा का, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, E1 का मान समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, तो E1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 का मान हमने समीकरण नंबर 1 में क्या लिखाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q अपान ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही ना लिखाया था। फिर उसके बाद इंटू के cos थीटा, तो यहाँ पर इंटू के cos थीटा लिख लेते हैं, cos थीटा। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते हैं। फिर हमने क्या लिखाया था, E2 का जो समीकरण नंबर 2 था उसमें E2 का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, तो यही ने लिखाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटू में cos थीटा है, तो इंटू में हम क्या लिख लेते हैं, cos थीटा। अब हम यहां से क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q अपान ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों क्या करते हैं, हम इनको कॉमन कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर कॉमन करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या हो जाएगा, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानी cos थीटा प्लस cos थीटा को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू के 2 cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, पहले हम cos थीटा यानी जो cos थीटा है इसका फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि cos थीटा जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर आपको यह नहीं आता तो मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं, इसका जो फार्मूला होता है लाल, यानी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, कक्का, या तो इंग्लिश में हम जब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, तो हमारा इंग्लिश में हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी फिर हमारा क्या होता है यहाँ पर
यहाँ पर होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। तो जो कॉस थीटा है वह लाल बटे का क्या, यानी एल से हो गया लंब, के से हो गया क्या कर्ण, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 20 हो गया बेस, और एक्स से हो गया क्या हो गया हमारा कर्ण, क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो इसी के माध्यम से मैंने यहाँ पर आधार बटा कर्ण लिखा है। क्या लिखा है मैंने, आधार बटा कर्ण लिखा है। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा अब हम इसके माध्यम में लिखाने क्या, पीबी और ओपी पर, क्या निकालेंगे, पीबी ओपी पर निकालेंगे हम, किसके एंगल पर निकालेंगे, पीबी और ओपी के एंगल पर हम निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारा आधार दिया है, तो हमारा आधार क्या है, ओबी है, तो हम क्या लिख लेंगे, ओबी लिख लेंगे। तो हमारा जो आधार है ओबी दिया है, और जो हमारा लंब है यानी कर्ण क्या दिया है, हमारा कर्ण यानी ओपी दिया है कर्ण, तो हम ओपी को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा कर्ण क्या दिया है, ओपी दिया है, तो हमने ओपी को यहाँ पर लिख लिया। अब इसके आगे जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी ओबी अपान के क्या हो जाएगा हमारा, ओपी क्या हो जाएगा हमारा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 1/, ब्रैकेट के पावर जो है यानी इनके पावर का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी इनके पावर जो होगा 1/2 हो जाएगा। अब हम इन्हीं के सहायता से हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हमारे पास ओबी का मान क्या दिया है, तो ओबी का जो मान है हमारे पास यहाँ पर एल दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एल। फिर अब हम देखेंगे ओपी का स्क्वायर है, तो ओपी का स्क्वायर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ से ओ है और यहाँ तक जो है पी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपी दिया है, तो ओपी क्या दिया है हमारा आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा हमारे पास ओबी दिया है यहाँ पर, तो ओबी का स्क्वायर है जो, तो ओबी जो यहाँ पर दिया है हमारे पास एल दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस एल का स्क्वायर, ब्रैकेट यानी इनके पास कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इन्हीं मान को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। यानी ये तो हमारे पास किसका मान लिखना था, कॉस थीटा का, किसका मान लिखना था हमारे पास, कॉस थीटा का। अब तो जो कॉस थीटा का मान लिखना है तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो इस मान को रखने से पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह अवेलेबल नहीं है। आई होप कि आप सभी ने इसको अपने कॉपी पर लिख लिया होगा। तो इसको हम अब रिमूव कर देते हैं। फिगर को रहने देते हैं, क्योंकि फिगर की आपको जरूरत भी पड़ सकती है। तो अब हमने क्या लिखा है, अब हम यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया था, यानी इक्वल टू क्या आ गया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान क्या था, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज है। फिर उसके बाद हमारा क्या था 2 cos थीटा, क्या था 2 cos थीटा, क्या था हमारे पास 2 cos थीटा। अब हम यहां से क्या करते हैं, cos का मान यहां से रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में है यार। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, cos थीटा का मान रख लेते हैं। यहाँ से cos थीटा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2l अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा, जो हमने यहाँ से लिखा है। तो अब क्या करते हैं, हम इनको हल कर लेते हैं। जब इनको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ql, जब इनका गुणा हम इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2ql, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर अपान के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। अब आप पूछेंगे हमसे कि यहाँ पर 3/2 कैसे आया। तो जैसे कि यहाँ पर अगर इनके पावर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1, यानी 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा।
जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूं, अगर यद्यपि हमने 1 का पावर यानी 1 की पावर 1 रखा, इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी अगर हम 2 की पावर भी 1 रखते हैं तो हम इसका गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो इसी प्रकार जब मैंने यहाँ पर 1 रखा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने जब इसके पावर 1 रखा और इसके पावर जो पहले से 1/2 था तो प्लस के 1/2, जब इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एक कम 2, फिर +1, फिर +1 हो जाएगा, तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहीं से मैंने यहाँ पर 3/2 रखा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने यहाँ पर यह रख लिया, अब हम इसको हल कर लेते हैं। हम देखेंगे कि जहां जो 2QL है यह कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की यानी जो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है उसका सूत्र दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे, 2QL = P, जो कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2QL की जगह हम P भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2QL की जगह हम P भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से लिख लेते हैं। तो 1/4πε0 इंटू के यहाँ पर 2QL की जगह हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो P अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, R² + L² के पावर क्या है, 3/2, तो मैंने लिख लिया 3/2। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम देखेंगे K, जो K है हमारा वह परावैद्युतांक है जिसका मान 1 होता है। K = क्या लिखते हैं हम, 1, जो कि परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक। तो K = 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो 1/4πε0 इंटू के 1 P/R² + L² के पावर 3/2 है। क्या है, इसके पावर 3/2 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर देखेंगे, यानी जब हम यहां पर देखेंगे जो L है वह R से क्या है, वह R से अत्यंत छोटा है। क्या है, R से अत्यंत छोटा है। जो L है यहां पर हम देखेंगे जो R है इसका डिस्टेंस O से बहुत दूर तक है, यानी बिंदु P से O तक है R है, और जो L है वो क्या है, A से O तक है। तो यह अत्यंत छोटा है, R से L अत्यंत छोटा है। तो हमारा जो यहाँ पर L है वह रिमूव हो जाएगा, यानी वह हट जाएगा, यानी यह ना के बराबर है। तो 4πε0 यहाँ पर, यानी 4πε0 का इंटू 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, यानी 1/4πε0। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। फिर उसके बाद P/K हमारा क्या हो जाएगा, R² के पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर L जो था वह अत्यंत छोटा था इसलिए इसको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो अब हमारा E = यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हमारा क्या आ जाएगा, यानी 1/4πε0 इंटू के P/, अब यहां से हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर R² है, यहाँ 3/2 है, तो इसका जब हम गुणा इसमें करेंगे तो हमारा 2, यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, R के पावर 3, कितना हो जाएगा हमारा, R के पावर 3 हो जाएगा। यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे न्यूटन प्रति कूलम। यही जो है हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्या है, यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों तक शेयर भी करें, और अगर आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहां से जाकर आप
और सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।